हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 9B चल रहा है, प्रकाश का अपवर्तन। और इसमें आज का टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। और क्वेश्चन आता है कि क्रांतिक कोण और सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, दोनों चीज़ हम पढ़ेंगे एक साथ। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड होता है क्रांतिक कोण। और सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है क्रांतिक कोण और सघन माध्यम में अपवर्तनांक में संबंध। तो ये दो चीज़ अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर परावर्तन समझना है। परावर्तन क्या है, इसके पहले चैप्टर में मैंने कराया था कि जब प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रकाश किरणें वहाँ से टकरा करके आपकी आंखों तक पहुँच पा रही है। दुनिया की कोई भी वस्तु दिखाई देती है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। जैसे शीशा आप लगा लें, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें शीशे पर टकराएगी और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। वो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिल जाएगा। तो वो होता है परावर्तन। और परावर्तन से ही रिलेटेड आ जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब अपवर्तन होते होते परावर्तन हो जाए, वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद हम संबंध बताएंगे। पहले आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा देखनी है। बिल्कुल नहीं रटेंगे, आपको सिंपल समझाएंगे, आपको रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपसे बनेगा। परावर्तन तो आपको पता है ना, किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना। तो यहाँ भी परावर्तन है, तो सतह से टकराएगा और उसी माध्यम में वापस होगा, ये तो गारंटेड है। परावर्तन शब्द मिल गया है, मतलब प्रकाश किरणें सतह पर टकराएगी और उसी माध्यम में वापस आएगी। लेकिन इसमें कंडीशन है, इसलिए इसे कहा गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यदि क्वेश्चन आ जाए हीरे में चमक होती है, क्यों? तो बताओगे आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जैसे कोई कांच चटक जाए तो वो चमकदार दिखाई देने लगता है, या कांच में दरार पैदा हो जाए तो वो चमकदार दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका, ऊंट जब जाता है तो उसे आभास होता है आगे पानी है, ये किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। समझ रहे हो ना? तो हम चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा परिभाषा आप पढ़ लीजिए, इसके बाद समझाता हूँ। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, कहाँ से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। जैसे हम मान लेते हैं कांच से एक सघन माध्यम है, प्रकाश किरण कांच से वायु एक विरल माध्यम प्रवेश कर रही है, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है। ठीक है, यानी आपतन जो आपतित कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक है। तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पर एक शब्द आ गया क्रांतिक कोण, इसको भी समझना जरूरी है, बिल्कुल आप चिंता ना करें। जैसे मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैं एक डायग्राम ले रहा हूँ, थोड़ा परिभाषा आप लोग नोट डाउन कर लें यदि करना है तो। पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ से हम डिवाइड कर दे रहे हैं और एक अभिलंब बना देते हैं। ये अभिलंब, इधर अपन मान लेते हैं विरल माध्यम, क्योंकि प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, और ये आपका नीचे है सघन माध्यम, सघन माध्यम। ठीक है, प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये चीज़ आपको पता है, यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये आपतन कोण आपका I था और अपवर्तन कोण आपका R हो गया। आपने क्या समझा कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ये सबको पता है। कहाँ हटती है? अभिलंब से दूर हटती है, ये सबको पता है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसको हम और आगे अगले स्टेप में देखें। जैसे हमारे पास ये I है, ये R है, थोड़ा सा I का मान बढ़ा दें, थोड़ा सा I का मान बढ़ा दें। जैसे I का मान ऐसा कर दें, ऐसा, थोड़ा और I का मान बढ़ा दें, तो ये बिल्कुल और दूर हटेगा। ठीक है ना? यानी I का मान बढ़ाते जाएं, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी प्यारे बच्चों, एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो आपका अपवर्तन कोण है, जो आपका अपवर्तन कोण है वो लगभग 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ही अपवर्तन कोण, ये आपका ये अपवर्तन कोण बनेगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। तब इस कोण को हम कहेंगे क्रांतिक कोण। क्या बोलेंगे? I बराबर C, क्रांतिक कोण। कहने का मतलब आपको पता है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होती है, सघन से विरल माध्यम में जाती है, ये आपका सघन था, सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती जाती है। लेकिन यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाएं और इतना बढ़ाएं कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो आपतन कोण के इस मान को
हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। अर्थात आपतन कोण का वह मान क्रांतिक कोण कहलाता है जिस कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। यानी जिस आपतित किरण पर आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए वह कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, क्रांतिक कोण कहलाता है। समझ गए ना, ये चीज आप बिल्कुल नोट डाउन कर लें। देखिए मैंने क्या कहा, प्रकाश किरणें सघन से विरल में जा रही है। प्रकाश किरणें सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटने की कोशिश करेगी, लेकिन यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अभिलंब से और दूर हटती जाएगी। एक ऐसी स्थिति आएगी कि लगभग जो अपवर्तन कोण का मान है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब जब 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तब यहाँ पर कोई ना कोई कोण का मान होगा, और यही कोण प्यारे बच्चों जो आपतन कोण है ये क्रांतिक कोण का रूप ग्रहण कर लेता है। यानी जिस आपतित कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है वो कहलाता है क्रांतिक कोण। अब प्यारे बच्चों अगला स्टेप ये है कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, ये हमको तो पता होगी ये क्रांतिक कोण है, लेकिन यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक से भी अधिक हो जाए, समझ रहे ना, ये आपका अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्रांतिक कोण मान के चलते हैं इतना, यहाँ पे थोड़ा इतना क्रांतिक कोण था प्यारे बच्चों, ये आपका I बराबर C था, लेकिन इससे और अधिक हमने कोण बना दिया, तब प्रकाश किरणें है ना दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आएगी, ठीक है, तभी हमारा अपवर्तन कोण हो जाएगा। और यह परिघटना क्या कहलाता है, अपवर्तन। इसको अपन एक डायग्राम बनाना चाहते हैं तो मान के चलते हैं P से Q परावर्तित R दिशा में, P से चली Q परावर्तित R दिशा में, P से चली Q परावर्तित R दिशा में, P से चली Q बिंदु परावर्तित R दिशा में, है ना। इसको अपन MN दे देते हैं, ठीक है, MN। आप भी डायग्राम बनाओगे ना तो ऐसा लिख लेना M और EN, ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। समझ गए ना क्रांतिक कोण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहने का मतलब जब हमारा प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से, कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है और जो आपका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तब जो प्रकाश किरण है दूसरे माध्यम में न जाकर विरल माध्यम में प्रवेश न करने के बजाय उसी माध्यम में वापस आ जाती है। ये जो परिघटना है प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। क्रांतिक कोण भी आपने समझ लिया। ओके, इतना समझ में आया पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं क्या प्यारे बच्चों, क्रांतिक कोण और सघन माध्यम में अपवर्तनांक में संबंध। तो चूंकि आपको पता है कि माना एक प्रकाश किरण है जो कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, ठीक है, तो सघन माध्यम में आपतन कोण I मानकर चले हैं और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R मानकर चले हैं। तब सघन माध्यम से के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक हम मान के चलते हैं। सघन माध्यम क्या है, जैसे यहाँ पर सघन माध्यम G मान के चलते हैं ग्लास, और विरल माध्यम क्या मान के चलते हैं, एयर, यहाँ पर एयर, ठीक है, मानकर चलते हैं कि सघन माध्यम क्या है, कांच है। तो अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है भैया, ये अपवर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण साइन की ज्या और अपवर्तन कोण साइन R। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के बीच एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। लेकिन आपने पढ़ा अभी क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण वह कोण होता है जिस कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, ठीक है ना। फिर से समझिएगा, क्रांतिक कोण वह कोण होता है जिस कोण पर अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ओके प्यारे बच्चों, तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा लिखेंगे कि यदि I बराबर C हो जाए, यदि I बराबर C, अर्थात ये कौन सा कोण है, क्रांतिक कोण। कौन सा कोण है, क्रांतिक कोण। तब आपका R का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इसलिए G म्यू A फिर आपका हो जाएगा साइन, देखिए I बराबर C क्योंकि क्रांतिक कोण है और R बराबर 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पर G म्यू A और फिर आपका हो जाएगा साइन C बटे 1, चूंकि यहाँ पर आप लिखोगे साइन 90 बराबर 1 होता है। साइन 90 बराबर कितना होता है, 1 होता है। इतना क्लियर, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आपसे कह दें कि आपने उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़ा है कि G
म्यू ए, चूंकि यहाँ पर लिखा है मैंने, चूंकि जी म्यू ए, इसका अपोजिट करेंगे तो ए म्यू जी हो जाएगा। यानी ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक है, तो ये आपका एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक एक दूसरे के अपोजिट है। इसको हम यहाँ पर रख दें, इसको यहाँ पर रखेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा 1/a म्यू जी बराबर कितना हो जाएगा साइन सी, साइन सी। यदि हम इसको उल्टा कर दें, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। एक दूसरे के अपोजिट कर दिया हमने। कितना होता है 1/sin बराबर, एक तो ये फार्मूला आपका राइट है, ठीक है, यही संबंध है प्यारे बच्चों। एक तो आपका फार्मूला होता है कि 1/sin बराबर होता है कॉसेक सी, ठीक है, कॉसेक सी आपका ये दूसरा फार्मूला होगा। दो में से कोई एक आप लिख देंगे, बराबर अंक मिलेगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। तो यही हमारा प्यारे बच्चों संबंध आ गया क्रांतिक कोण और सघन माध्यम के अपवर्तनांक में। यदि क्रांतिक कोण की निर्भरता की बात करें तो 3 चीज़ों पर निर्भर है। क्रांतिक कोण की निर्भरता 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्रांतिक कोण की निर्भरता। यदि आ गया क्रांतिक कोण की निर्भरता, क्रांतिक कोण की निर्भरता तो 3 चीज़ों पर निर्भर होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, घुमा दिया जाता है प्यारे बच्चों, इसलिए लिखना जरूरी है। पहला है प्रकाश के रंग पर, किस पर, प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के रंग पर। दूसरा प्यारे बच्चों जो सघन माध्यम है, सघन व विरल माध्यम के जोड़े पर, विरल माध्यम के जोड़े पर, विरल माध्यम के जोड़े पर। तीसरा नंबर है आपका क्या, ताप पर। इतना चीज पर यहाँ पर निर्भर करता है, ठीक है, क्रांतिक कोण के मान। तो उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ लिया होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण हम अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे, जैसे प्यारे बच्चों आपका हीरा क्यों चमकदार दिखाई देता है ना, या कि आप रेगिस्तान में मरीचिका देखे हैं वो चीज़ है, या कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण कांच कैसे चमकदार दिखाई देता है। इन चीज़ों पर हम अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। मेन रूप से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं उतना ही एक वीडियो में कराता हूं जो कि एक क्वेश्चन हो, ताकि आप लोग भटकना ना पड़े। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।